नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अगस्त 2020 की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को। तो आज की वर्कशीट बेटा पहली वर्कशीट है साइंस की। आपको रोज़ वर्कशीट आती है और रोज़ वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। कल हमने सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करी थी, तो आज हम साइंस की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। साइंस की वर्कशीट में बेटा पिछली क्लास में शुरू हो गया था विद्युत। अब अगर विद्युत शुरू हो चुका है तो अगली कुछ वर्कशीट आपको पता है विद्युत की आएंगी। तो एक काम आप अपने आप भी कर सकते हैं, कॉपी निकाल, अपनी बुक निकाल के एनसीईआरटी की, और थोड़ा चैप्टर को भी पढ़ लिया करो साथ साथ। शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो विद्युत में बेटा आज का पहला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच के विद्युत धारा के बढ़ने के अंतर को कहते हैं। मैं सरल शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो अगर कोई विद्युत धारा जो अगर किसी चालक के अंदर से चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो विभवांतर के कारण बढ़ेगी। हम सिंपल कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश जाएगा, जो Q आवेश जाएगा, उसको ले जाने के लिए जो काम किया जाएगा, W जो काम किया जाएगा, उस काम को आप Q से परिभाषित कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा। यानी कि अगर इसको सरल भाषा में कहूँ तो V जो भी होगा वो W के बटे में Q के बराबर होगा, क्योंकि उतना काम किया जाएगा जितना आवेश जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं आगे इन्होंने क्या डिफाइन किया। इन्होंने भी वही किया कि विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश, जो अभी भी मैंने लिखा था, V बराबर W बटे Q। और विभवांतर का SI मात्रक होता है V, और V मतलब वोल्ट। और इसका नाम किसके बेसिस पे रखा गया? तो अलेस्सांद्रो वोल्टा इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पर विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट रखा गया। तो अब डिफाइन करते हैं बेटा। इन्होंने V इज W बाई Q बोला है। अब इस फॉर्मूले को देखो, अगर मैं V की जगह यूज़ करूं 1 वोल्ट बराबर W का मात्रक 1 जूल बटे में चार्ज का मात्रक 1 कूलम आवेश का, इसको परिभाषित किया इन्होंने कि विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, जो एग्जाम में बहुत बार आती है। 1 जूल बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। तो 1 वोल्ट हो गया 1 जूल पर कूलम। तो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रखिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के से पार्श्व क्रम में संयोजित किया करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक है, तो जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, वोल्ट मीटर को उनके पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। कैसे पार्श्व क्रम में लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सपोज कीजिए ये बल्ब है, इसका विभवांतर मापना है, तो आप वोल्ट मीटर को यहाँ इसके पैरेलल इसके ऊपर लगाओगे इस तरीके से। ये आपकी वर्कशीट में अभी आया नहीं है, शायद अगली वर्कशीट्स में आपके पास आएगा। आगे देखते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ का मतलब क्या होता है? परिपथ का मतलब होता है एक बैटरी के पॉजिटिव सिरे से एक बैटरी के धनात्मक सिरे से जो विद्युत धारा निकले और ऋणात्मक सिरे तक चली जाए, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। एक विद्युत परिपथ एक सेल, एक बैटरी और एक प्लग कुंजी। अब देखिए, आपको डायग्राम बिल्कुल ये पढ़ने से अच्छा मैं आपको समझा दूं। जो डायग्राम आपके सामने बना है, इसमें यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक कुंजी यानी कि की है, एक एमीटर लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, साथ में लगा रखी ये तार। इसी तार को पुस्तकों में और किताबों में चालक का नाम दिया जाता है। ये चालक किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से शुरू होता है
और करंट को, विद्युत धारा को पूरे टर्मिनल में घुमा के, अगर की बंद है तो की के अंदर से होता हुआ बैटरी के ऋणात्मक सिरे तक ले जाता है, और इसी को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। परि का मतलब होता है पूरा चारों ओर, और पथ का मतलब रास्ता, यानी विद्युत परिपथ चारों ओर घुमा के करंट को, विद्युत धारा को वापस बैटरी के अंदर जो ले आए उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक विद्युत परिपथ के अंदर अगर देखा जाए तो एक सेल अथवा बैटरी, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ प्रतीक लिखे हैं बेटा जो विद्युत परिपथ में जिनको उपयोग किया जाता है। तार संधि मतलब तार को सीधी लाइन से दिखाते हैं। प्रतिरोधक ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइन। सेल होता है तो एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी और एक प्लस माइनस, बड़ी डंडी प्लस, छोटी डंडी माइनस। और बैटरी हो तो 2-3 बड़ी छोटी डंडी। आगे देखते हैं, अगर प्लग या कुंजी बनानी हो, ये कुंजी आपकी एनडी वाली कुंजी नहीं जिसका इस्तेमाल आप पेपरों में करते हैं, इस कुंजी का मतलब होता है बटन, जो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है आपके घर में। तो बंद कुंजी होती है जो बिल्कुल ऐसे कॉमा डलता है और बीच में गोला डल जाएगा तो बंद हो जाएगा, और खुली कुंजी होती जी ऐसी। बल्ब की बात करी जाए तो ये बल्ब है। एम मीटर की बात करी जाए तो ये आपका एम मीटर हो गया। वोल्ट मीटर की बात करी जाए तो ये अपना गोला डला और बीच में वी लिख दो। ये आसान तरीका है वोल्ट मीटर बनाने का। चलिए प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। पहला कहता है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो मैंने डिफाइन कर रखा है। मैं कहा जी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, वो कहता है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक बनाइए। बैटरी, ये रही जी बैटरी। सेल, अब बैटरी पता है तो ये रहा जी सेल, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी में लगाया जी प्लस, छोटी डंडी में लगाया जी माइनस। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक बनाने का तरीका होता है ये जिगजैग 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 जिगजैग। कोई गिनती के जिगजैग नहीं है, 4 चाहो तो 4 लगा लो, 6 चाहो तो 6 लगा लो। फिर आएगा जी बंद प्लग, तो आप दोनों ही बना दो, बंद प्लग भी बना दो, खुला प्लग भी बना दो। कहो जी मैडम ये लो पूरा, बंद प्लग भी और खुला प्लग भी। तीसरा है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो विभवांतर कैसे बनाया जा सकता है? देखो मापते तो एम मीटर से हैं, लेकिन उसको लाते कहाँ से, बनाते कहाँ से? तो याद रखिए कि बैटरी द्वारा विभवांतर बनाया रखा जा सकता है। सिर्फ बैटरी के द्वारा ही विभवांतर हो सकता है। अगर आपके घर का मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो घर के अंदर कुछ विभवांतर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बिजली का तार आपके पास आता है वो बिजली के मीटर से, ट्रांसफार्मर से आपके घर में विभवांतर लेके आता है। चौथा प्रश्न है, खुले और बंद परिपथ में अंतर कीजिए। तो देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया। खुला परिपथ है जिसमें कुंजी खुली है, बंद परिपथ में कुंजी बंद है। प्लग कुंजी खुली रहती है और बंद कुंजी प्लग बंद रहती है। विद्युत धारा नहीं बहती है, विद्युत धारा बहती है परिपथ से। तो ये आपका हो गया जी, जिसमें बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों की हम बात कर रहे हैं। ये आपके आंसर है बेटा आज की साइंस की वर्कशीट के। बिना कन्फ्यूजन के, बिना परेशानी के इस आंसर्स को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर और अपनी मैडम को सेंड कर दो, अपने सर को सेंड कर दो, और साथ में इनको लर्न भी करो। और अपनी साइंस की बुक के अंदर से इस चैप्टर को पढ़ना भी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं बेटा तो फिर चीज़ें कैसे काम करेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी वर्कशीट जो है वो गणित की है, और आज की वर्कशीट समांतर श्रेणी यानी एपी का परिचय, आपकी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। वो कहता है पैटर्न का अवलोकन कर दी गई तालिका को भरिए। क्या है पैटर्न का अवलोकन? पैटर्न है जी आपका, देख लेते हैं और तालिका भर लेते हैं। तो वो कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ऐसा लग रहा है वापस पहली क्लास में पहुँच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीटी आप सभी ने करी होगी सुबह सुबह, बस वही कर रहे हैं आज हम। फिर बोलते हैं जी 100 80 60, तो 20 कम हो रहा है। तो 100 80 60 के बाद आएगा जी 40, तो 90 दिखने लग गया। 40 20 फिर 0 और फिर -20, और फिर है 6 6 6 6, तो हम भी लिख देंगे जी 6 6 6 6। अब उसने कहा कि ये जो पैटर्न है इसको यहाँ भरो। तो ए का प्रथम पद क्या था जी? 1 था। और क्रमागत पदों के बीच में अंतर क्या था? तो 1 से 2 कितने का अंतर है? 1 का ही अंतर है।
और अंतिम पद क्या था, इनका अंतिम पद तो 4 था, पर जब मैंने गिनती बढ़ाई तो उसका अंतिम पद 8 हो गया। दूसरा है बी का, देख लो तो बी में प्रथम पद क्या है, 100 है, और दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर तो 100 से 80, कितने का अंतर है जी, घटा 20 हो रहा है हर पद पे। और अंतिम पद इनके हिसाब से तो 60 था, पर हमने जो अपने हिसाब से लिखा वो तो -20 है। फिर है 6 6 6 6, प्रथम पद क्या है 6, अंतिम पद क्या है, इनके हिसाब से भी 6, हमारे हिसाब से भी 6। और अंतर कितना है जी, अंतर तो कुछ है ही नहीं, 6 के बाद 6, कितना अंतर, कुछ अंतर नहीं। ये हो गया जी आपका आंसर। आगे बढ़े, कर लीजिएगा इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते रहो आप। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने इसको खुद भी सॉल्व कर रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखा है मैंने, और सॉल्व करके दिखाया भी है कि आया कैसे है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो कहता है जी पैटर्न लिखो। अब पैटर्न क्या है, एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है, वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। तो बेटा एक तो देखो सामान्य अकल लगाएंगे तो वहीं पता लग जाएगा, 12,000 था, फिर 12,000 से अगले साल 500 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 12,500, फिर 12,500 में 500 और बढ़ गया तो 13,000। अब मैंने पूरा एपी लिखा है 12,000, फिर अगले साल होगा 12,500, फिर 13,000, फिर 13,500, फिर 14,000, फिर 14,500, और ऐसे ही आप लिखते रहेंगे। फिर है जी 5,000। दूसरा जो केस उन्होंने बताया एक बैंक से 200 रुपये प्रतिमाह निकालने यदि अंतिम आरंभ में 5,000 रुपये की राशि खाते में थी। तो अगर 5,000 रुपये की राशि खाते में थी तो हम लिख लेते हैं 5,000 से अगली हो जाएगी 200 रुपये निकाल के 4,800, फिर 200 और निकाले 4,600, फिर 200 और निकाले 4,400, फिर 200 और निकाले 4,200, फिर 200 और निकाले 4,000। तो ये बचेगी राशि उसके खाते में, और वैसे निकालते जाएगी तो एक दिन ये लड़की कंगाल हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, सब तो इसने निकाल लिया। आगे है समांतर श्रेणी। संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से एक निश्चित संख्या के जोड़ने पे प्राप्त होता है। बेटा अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपने छोटी क्लास में पहाड़े पढ़े थे, वो सारे पहाड़े क्रमागत जो श्रेणियाँ होती हैं वही होती हैं। जैसे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 निम 18, 2 धाम 20। तो ये जो पहाड़े आपने बचपन में पढ़े थे, ये पहाड़े एक तरीके से श्रेणी है। 2 के में 2 जमा जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। आज हम उन्हीं श्रेणियों को और थोड़ा डिटेल और कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि तब आपने पढ़ी थी 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, लेकिन 3.5 का पहाड़ा भी तो हो सकता है। भाई 3.5 में 3.5 जमा करोगे 7, 7 में 3.5 जमा करोगे 10.5। तो अब हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं एपी के अंदर। एपी का जो मानक रूप होता है वो होता है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस n-1d। ये होता है जी अंतिम पद का लिखने का तरीका। अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि दिए गए प्रथम पद एवं सर्व अंतर द्वारा समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमने प्रथम 4 पद लिख दिए। देखिए पहला पद है ए, दूसरा होगा ए प्लस डी यानी कि 4 - 3 यानी कि 1, क्योंकि इसका d - 3 है बेटा, कंफ्यूज मत होना, d - 3 है इसलिए 4 - 3 हो गया 1। फिर हो जाएगा a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा 4 - 6 2, और फिर हो जाएगा 4 - 9 - 5। तो आपकी AP बन गई 4 1 - 2 - 5। अगला हल निकालते हैं। प्रथम पद हो गया आपका a1 यानी कि √2, द्वितीय पद a2 हो जाएगा a प्लस √2 यानी √2 प्लस √2 2 √2, तीसरा हो जाएगा a प्लस 2 √2 में फिर √2 आ जाएगा तो 3 √2, और ऐसे ही अगला हो जाएगा 4 √2। तो जो पूरी AP आपके सामने हो जाएगी क्या हो जाएगी √2, फिर 2 √2, फिर एक और बढ़ गया तो 3 √2, फिर एक और बढ़ गया तो 4 √2। चलिए अब प्रश्न प्रयास करोगे, क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, हाँ या नहीं लिखें। तो हम यस और नो लिख लेंगे। 2 4 8 16 अगर आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये तो समांतर श्रेणी है, लेकिन बहुत सी समांतर श्रेणियाँ ऐसी हैं जो देखने पे लगती हैं कि समांतर श्रेणी है, बट समांतर श्रेणी नहीं होती। कैसे? अब हम समांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं, देखिए चेक बताता हूँ। हमने लिखा 2 4 8 16, मैंने 4 में से 2 को घटा किया, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को,
चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को, यानी 4 घटा 2, 8 घटा 4 और 16 घटा 8 करके देखा तो 4 घटा 2 तो 2 आया, 8 घटा 4 4 आया और 16 घटा 8 8 आया। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है। अगला देखिए, 0 घटा 4 घटा 8 घटा 12, तो घटा 4 घटा 0 कितना हो जाएगा, घटा 4, और दूसरा घटा 8 में से घटा 4 को गुणा के कितना आया, तो भी घटा 4। तो अगर इसमें घटा 4 दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये AP है। तीसरा है A 2A 3A 4A, तो हमने कहा जी 2A माइनस A 3A माइनस 2A A 4A माइनस 3A A, तो इसका मतलब ये AP है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ A आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, A बराबर 34। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि नीचे दी गई AP में प्रथम पद और सारांतर लिखिए। तो मैं वैसे भी लिख सकते हैं आराम से। प्रथम पद यहाँ पे देखते ही पता लग रहा है कि 34 है और दूसरे का प्रथम पद घटा 5 है। और D अगर मुझे निकालना हो तो 32 में से 34 को गुणा करूँगा तो कितना आएगा, -2, और -1 में से -5 को करूँगा तो -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 जमा 5 यानी कि 4 आ गया आपका आंसर। इसको मैंने सॉल्व वैसे भी कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे भी कर रखा है, कहीं आपको सर ने करा और फिर मिटा दिया। अगला है कि AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो एक ट्रिक भी होती है AP को सॉल्व करने की। आपने देखा A भी 10 है और D भी 10 है, तो A हो जाएगा 10, फिर इस 10 में 10 जमा ऐड करूँगा तो 20, 20 में फिर 10 जमा करूँगा तो 30, 30 में फिर 10 जमा करूँगा तो 40। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको बेटा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना पड़ता है, आपको सिर्फ आंसर लिखने के नंबर नहीं मिलते। तो फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये होगा ऐसे, A हो गया 10, A प्लस D यानी 10 प्लस 10 यानी कि 20, A प्लस 2D यानी 10 और 2D हो जाता है 20, तो 20 जमा 10 30, A प्लस 3D तो 3 यानी 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 30 जमा 10 40। अगला प्रश्न था इसी के अंदर कि A है 1 और D है आधा, तो बेटा 1 में जब आधा जुड़ता रहेगा तो सरल शब्दों में तो हो गया 1 में आधा जुड़ा तो 3/2, उसमें फिर आधा जुड़ा तो 2 और फिर 5/2, क्योंकि 3/2 होता है 1.5 और 5/2 होता है 2.5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर फॉर्मूला लगा के करेंगे तो फॉर्मूला लगा के आपके सामने है। A हो गया 1, D आया जी 1 में आधा जोड़ा तो 3/2, A प्लस 2D हो जाएगा आधा, हाफ इंटू 2 1 और 1 प्लस 1 2, ऐसे ही 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2। और आखिरी पार्ट है A -2 और D 5, तो सिंपल लिख दिया मैंने, आंसर कर लिया। A -2 D 5 का A हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म -2 फिर 3 फिर 8 फिर 13 और फिर 18। सिंपल फॉर्मूला लगाया A D 2D 3D और आपका आंसर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। 4 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके आंसर लिखने हो तो पॉज करके आंसर लिख लो। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ गया, आप वर्कशीट देख के अब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं तो अपने आप कर लो। चलो आपका टाइम ओवर हुआ। अगली वर्कशीट देखते हैं हिंदी की। आज फिर दोबारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है। पिछले बुधवार को भी हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से राम जी ने वो धनुष उठाया और धनुष तोड़ दिया, टूट गया एक तरीके से, और परशुराम गुस्सा होते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा वो मेरा शत्रु, वो मेरा दुश्मन है, बताओ कौन है, वरना यहाँ जितने राजा बैठे हैं मैं सबको मार दूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि आप खामखा क्यों नाराज़ हो रहे हैं, हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष बाल्यकाल में मतलब बचपन में तोड़े थे, आज उसी से आगे हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आपके सामने स्क्रीन पे बेटा आपकी पोयम है, आपकी कविता है, आप स्क्रीन पॉज करके उस कविता को पढ़िए। मैं आपके साथ सीधा समरी से पढ़ता हूँ। तो समरी में वो क्या लिखा था इस कविता में, हमने अब क्या पढ़ा है, इसमें पढ़ा है कि लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, 1-2 धनुष के टूटने से ऐसी कौन सी लाभ हानि हो गई। उनको ऐसा कहता देख राम उन्हें तिरछे नैनों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने फरसे की ओर देखते हुए कहा, फरसा मतलब उनकी कुल्हाड़ी, कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, मैं अभी तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो ये उन्होंने अपने बारे में बताया। अब देखिए, इतना सब कुछ हमने परशुराम के बारे में पढ़ लिया। प्रश्न पहला भी वही है। प्रश्न कहता है, क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया, पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने तो थोड़ा सा लिखा है, आप तो लॉन्ग डिटेल में लिख सकते हो। परशुराम ने बोला कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरीके से मारा था। ये उन्होंने अपने बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न बेटा जो है वो है, भाव स्पष्ट कीजिए। ध्यान से देखिए, 2 चौपाई हैं। एक है, लखन कहा हंसी हरे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और ये बिल्कुल पहली लाइन है इस चौपाई की। आज जो आपको कविता का पद दिया है उसकी बिल्कुल पहली लाइन है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। और दूसरी जो लाइन उन्होंने यहाँ पे दी है वो है, बोले चितई परसु की औरा। ये आपकी चौथी पंक्ति है। देखिए, बोले चितई परसु की औरा। तो मैंने इन्हीं दोनों पंक्तियों का अनुवाद लिखा है। अगर आप चारों पंक्तियों का अनुवाद लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक है। मैंने दोनों पंक्तियों का अनुवाद लिखा। तो पहली पंक्ति का था कि लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक धनुष टूटने से कौन सा लाभ हानि हो गई। दूसरी पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो परशुराम अपने फरसे के बारे में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे फरसे की ओर देखते हुए, अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम कहते हैं कि तुम शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। अगला तीसरा प्रश्न देखिए कि पिछली कार्य पत्रिका में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। उसी आधार पर प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छाटिए। तो बेटा, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण तो मैंने लिख दिया, बालकु बोली बहाऊ नहीं तो ही। अगर दूसरा उदाहरण आपने देखना हो तो दूसरा उदाहरण बिल्कुल ये लिखा हुआ है, भुजबल भूमि भूप बिन्हु कीन्ही। जब 2 या 3 शब्दों का पहला अक्षर समान स्वर वाला होता है, समान आवाज़ वाला होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। अगला बेटा चौथा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश सबसे अच्छा लगा आपको, उसको अपनी संवाद शैली में लिखिए। तो मुझे तो यही संवाद सबसे अच्छा लगा था कि लक्ष्मण, हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक दो धनुष टूटने से कौन सा लाभ हानि हो गई। जिस पर परशुराम कहते हैं कि तुम शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। आप चाहो तो पूरा जो परशुराम का डायलॉग है उसको लिख सकते हो। आप चाहो तो पिछली क्लास में जो डायलॉग हमने पढ़े थे उसमें से 2-3 डायलॉग ले लीजिए, या 2 डायलॉग ले लीजिए, 2 डायलॉग 2 संवाद यहाँ से ले लीजिए। तो बच्चों, आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई। इससे पहले हमने मैथ्स की भी कर दी और साइंस की भी कर दी। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ, ये वर्कशीट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।